SST 16 में जो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ था उसके सोल्यूशन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 में है, क्वेश्चन नंबर 48 में है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन आर। तीन अलग अलग रिएक्शंस हैं। रिएक्शन फर्स्ट के लिए K1, रिएक्शन सेकंड के लिए K2, रिएक्शन थर्ड के लिए K3 दिया हुआ है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, इस रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है वो मेन रिएक्शन है और ये उसके छोटे छोटे स्टेप हैं। अब आपको करना क्या है, आपको H3PO4 रिवर्सिबल 3H प्लस PO4 माइनस 3 ये लेके आना है। अब आप इनको ऑब्जर्व करें और उसके बाद में हम K निकालेंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो H3PO4 जो फर्स्ट स्टेप में एक H प्लस रिलीज करता है और H2PO4 बनता है, जिसके लिए हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। अगेन अगर हम देखें तो वो जो H2PO4 यहाँ पे एंड हुआ था वो यहाँ पे फिर से स्टार्ट होता है और फिर से H प्लस रिलीज करता है, वो क्या बनता है HPO4 माइनस 2। अगेन सेम जो HPO4 यहाँ पे बना था वो फिर से क्या करता है, एक H प्लस रिलीज करता है, वो बनाता है PO4। यानी इस तरीके से अगर हम ऐसा करें कि HPO4 H2PO4 को कैंसिल कर दें, HPO4 को कैंसिल कर दें, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा H3PO4 1 2 3 H प्लस मिल जाएगा और क्या मिलने वाला है आपको, आपको मिलने वाला है PO4। यानी यहाँ पर जो तीन रिएक्शन है K1 K2 K3 जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो आप कैसे प्राप्त करोगे, वो आप प्राप्त करोगे इन तीनों को ऐड करके। और आपने पढ़ा होगा कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐड अलग अलग स्टेप में करते हैं, रिएक्शंस को ऐड करते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है वो मिलता है हमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। यानी कि अगर आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप ऐड करोगे, आप इनको ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 मल्टीप्लाइड बाई K3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस आपको बताना है। तो अगर हम H2SO4 से एक H प्लस निकाल दें तो क्या बन जाएगा ये, तो H प्लस निकालने के बाद में जो स्पीसीज बचती है वो क्या होता है, इस पहली वाली स्पीसीज का कॉन्जुगेट पार्ट होता है। तो यहाँ से H निकला है तो क्या बना, ये बेस बना। तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा किसका, H2SO4 का। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.021 atm, एटम लिखा हुआ atm, ठीक है ना, एट 300 केल्विन, इट्स कंसंट्रेशन वुड बी। आपको निकालना है यहाँ पर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन निकालना है और दिया क्या है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है। तो आपको पता है पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT। क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। आपको निकालना क्या है, C निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना, तो क्या हो जाएगा पाई बाई RT। अब पाई क्या है, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.821 atm। समझ में आ गई बात ना। बस आपको करना क्या है, आपको वैल्यूज रखनी है फार्मूले में और आपको आंसर ले लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। पाई की वैल्यू कितनी आई है, 0.821। R की वैल्यू क्या रखना होगा, R की वैल्यू हमें लीटर एटीएम में ही रखना होगा, कितना, 0.0821। और उसके बाद में T यहाँ पर गिवन है 300, ठीक है ना। आप कैंसिल करोगे इसको 10 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपको मिल जाएगा 0.033, 10/300 यानी 1/30 मिल जाएगा, 0.33 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो। यहाँ पे चार अलग अलग रिएक्शंस हैं
और इनके हाफ पोटेंशियल्स दिए गए हैं, ठीक है ना। अब बताना क्या है आपको, द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर हम गलती कर देते हैं, क्या सबसे पहले स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पूछा है, उसके बाद में स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग पूछा है। अगर हम एसआरपी वैल्यू की हिसाब से देखें तो एसआरपी की वैल्यू में जितने ज़्यादा नेगेटिव होगा, एसआरपी वैल्यू जितने ज़्यादा नेगेटिव होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और एसआरपी जितने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, तब आपको क्या करना है, आपको इनमें से सबसे कम वैल्यू देखना है, सबसे कम, है ना। यानी निगेटिव का मतलब ये नहीं हो गया कि निगेटिव ही है, निगेटिव का मतलब हो गया लोअर वैल्यू, है ना, और पॉजिटिव का मतलब हो गया हायर वैल्यू। आप ऐसा समझ सकते हो। तो अगर लोअर वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला मिनिमम है 0.53 मिनिमम पोटेंशियल है यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, आयोडीन का। नेक्स्ट, अब ऑक्सीडेशन की बात करें कि ऑक्सीडाइजिंग कौन है, तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो पहले क्या पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा हो जाएगा फ्लोरीन और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हमारा I-, ठीक है ना। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, आपको एसआरपी की तरीके से ही सोचना है एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में है, अगले क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट से कम हो जाती है। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है ना, ज़्यादा गैप दिख रहा है, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई है तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है यही क्या है, यही हीट रिलीज हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। आगे बढ़े, यानी कि हमारा आंसर हो गया ए फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है यहाँ पर, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अब देखो है क्या कि अगर हम सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट लिखें तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा के ए का पावर 2। अब कह रहा है यहाँ पे कि कंसंट्रेशन हमने ए का क्या कर दिया है, डबल कर दिया, ठीक है ना। तो अगर हम ए का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो क्या मिलेगा, 2a²। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, k इंटू 4a²। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो क्या, 4, इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू के ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हम मानते हैं कि ये हमारा क्या था, ये हमारा रेट था पहले कंडीशन में, स्टार्टिंग कंडीशन में, फिर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन 2 टाइम करते हैं, ये हमारा बन जाता है केस 2, ठीक है ना। अगर इसके लिए हम रेट लिखते हैं तो इसके लिए मान लो हमने लिख दिया रेट डैश, तो क्या डिफरेंस हुआ, क्या डिफरेंस हुआ, आप देखोगे कि ये लिखा क्या है, ये आप अगर इक्वेशन 1 से देखोगे तो ये रेट लिखा हुआ है। यानी कि जो बाद में रेट होगा, जो बाद में रेट होगा वो पहले वाले रेट से 4 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, PbI2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर हम इसको देखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं PbI2 को कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, Pb+2 और 2I-। सपोज करो इसकी सॉल्युबिलिटी x है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी,
2x हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम KSP इसका लिखते हैं, इसका अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा PB का कंसंट्रेशन और फिर I माइनस का कंसंट्रेशन। अब PB का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना है, x है, और I का कितना है यहाँ पर 2x है, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ना x की वैल्यू गिवन है, x यहाँ पर सॉल्युबिलिटी हमने माना, आप s बोल लिख सकते हो, है ना, x की जगह पर आप s लिख सकते हो, एक ही बात है ना, हमने x लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने s की वैल्यू रख दिया है, यानी ये x की वैल्यू रख दिया है, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ अगेन 2 × x की वैल्यू 2 × 10⁻³ होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 10⁻³ और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो गया, और ये हो गया हमारा 10⁻³ ठीक है ना। अब 10⁻³ पावर सेम है, पावर को एक साथ हम कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 × 16 और बाहर क्या हो गया 10⁻, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर था ना जी, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर था ना 3 का पावर 2, तो ये हो गया 6। अब 10⁻6 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो एक साथ में हो जाएगा, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 10⁻9। अब क्या हो जाएगा 32 × 10⁻9, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया चौथा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कंसीडर द केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2H2 एंड NH3। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रेट हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो कंसंट्रेशन को टाइम के साथ में रिलेट करके किया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द रेट एक्सप्रेशंस, करेक्ट रिलेशन बताना है। तो आपको पता है कि रेट जब हम लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन टाइम। जब हम रेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, ये हम लिखते हैं। और अगर चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करें तो रिएक्टेंट अगर है तो माइनस साइन लगा देते हैं पहले, और प्रोडक्ट है तो प्लस लगा देते हैं। और एक काम और करते हैं, स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करते चलते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई T माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा है रिएक्टेंट के लिए और नाइट्रोजन का स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं 1/1 बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, कितना स्टोइचियोमेट्री है 3, तो 1/3। साइन क्या लगा हुआ है निगेटिव, क्योंकि ये हमारा हाइड्रोजन क्या है रिएक्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में हमारा अमोनिया का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम और स्टोइचियोमेट्री कितना है, स्टोइचियोमेट्री 1/2 है और प्रोडक्ट है तो यहाँ पे साइन प्लस है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यही हमारा आंसर क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है ए रिएक्शन इज A + B गिव्स C + D, इनिशियली B स्टार्ट विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। स्टार्टिंग में A और B के इक्वल कंसंट्रेशन लिए गए हैं, उसके बाद में बताया गया है कि एट इक्विलिब्रियम वी फाइंड मोल्स ऑफ C इज 2 टाइम्स ऑफ A। इक्विलिब्रियम जब आया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे C के जो मोल है वो क्या है 2 टाइम्स देन A है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालना है। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन है A + B गिव्स C + D, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम पे स्टार्टिंग में बोला गया कि सबके कंसंट्रेशन सेम है, मान लिया 1 मोल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लिया 1 मोल है, हो गया, ठीक है ना।
बाद में बोला गया कि एट इक्विलिब्रियम वी फाइंड द मोल्स ऑफ सी इज 2 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है ना। तो अगर इसका कंसेंट x माना तो जितना स्टोइचियोमेट्री है उतना स्टोइचियोमेट्री ये भी होगा, ये भी x ही होगा। और जब ये x है तो c और d का कंसंट्रेशन कितना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x, जितना स्टोइचियोमेट्री इसका है उतना स्टोइचियोमेट्री इसका है, यानी ये भी क्या होगा 2x। बस अब सब कुछ सामने लिखा हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो 2x इंटू 2x डिवाइड बाई x इंटू x, x कैंसिल हो गया, क्या मिला 4। क्लियर है ना। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हिच एक्वस सॉल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो गया। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमें देखना होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो एक बार कंसंट्रेशन आप देखो, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना है, कंसंट्रेशन कितने है, इसमें कितने आयन है, 2 आयन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, क्या हो जाएगा 0.02। अब इसमें कितने आयन मिलेंगे, इसमें 3 आयन आपको मिलेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना हो जाएगा 0.0115। इसमें देखो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, अल्कोहल वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका कंसंट्रेशन इतना ही रहेगा। MgSO4 की बात करें तो कितने आयन इसमें मिलने वाले, इसमें आपको मिलने वाले हैं 2 आयन, एक Mg और एक सल्फेट, यानी इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 0.010। तो अब आप देखो किसके कंसंट्रेशन ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन NaCl का ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब है इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि BaCl2 और वाटर से रिएक्शन हुआ है, BaCl2 के साथ वाटर कंबाइन हो गया है, कुछ हीट रिलीज हुई है, इस हीट को हम क्या नाम देंगे, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो कंबशन की बात करेंगे तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। बात करेंगे डाइल्यूशन की या सॉल्यूशन की, तो वहाँ पर क्या होता है, डाइल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट है या आप इसको रिएक्टेंट बोल रहे हो, उसके साथ वाटर सिंपली ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इसको इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एज 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 19.8 mm। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, जो कि कितना है 19.8 mmHg। ठीक है, फिर क्वेश्चन में है कि 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज सीधे सीधे दिया गया है, कितना दिया गया है 0.1 मोल दिया गया है। ठीक, कितने में डिजॉल्व किया गया है 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम n वाटर भी निकाल सकते हैं। n वाटर कितना हो जाएगा, वेट कितना है 178.2 डिवाइड बाई वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है 9.9 मोल। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है सॉल्यूशन का प्रेशर। तो पी सॉल्यूशन क्या होता है, पी सॉल्यूशन क्या होता है, पी सॉल्यूशन क्या होता है, पी सॉल्यूशन होता है पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, सॉल्यूट का थोड़ी वेपर प्रेशर होगा, ग्लूकोज थोड़ी वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट क्रिएट करता है ना। तो किसका वेपर प्रेशर हमें किसका मोल फ्रैक्शन हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट है हमारा यहाँ पे वाटर, पी नॉट की वैल्यू कितनी है 19.8 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमने कितना निकाला है यहाँ पर 9.9 तो डिवाइड बाई टोटल मोल, यानी 0.1 प्लस 9.9, यानी ये क्या हो जाएगा 19.8
मल्टीप्लाइड बाई 9.9 डिवाइड बाई 10। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व और वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 19.602 ATM। तो यहाँ से एक बात हम और ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, कि जब हमारा सॉल्वेंट प्योर था उस समय वेपर प्रेशर जो था 19.8 था। सॉल्यूट मिलाने के बाद में वेपर प्रेशर में क्या आ गया है, कमी आ गई है। और ये हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।